हमको भी वही ख्याल था, 5-10 से ही है फिर। ठीक है, आएगा समझ जाएगा। अभी तक अगर हम लोग जो पढ़े हैं उसमें किसी कोई दिक्कत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? ठीक है, पहले तो था और कुछ समझने का। लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े वो सब रट्टा मारने वाले हैं इस चीज से। ठीक है, तो उसे रट्टा ही मारना है। आज भी जो पढ़ेंगे तो भी कुछ कुछ समझना है, बाकी सब फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, तो रट्टा ही मारना है। ठीक है, पहले ही बोल रखे हैं कि एक बड़ा सा चार्ट पेपर पे या फिर कोई सा भी पेपर पे जैसा लिख सकते हो, लिख कर जितने भी फॉर्मूले आएंगे उसे चिपका देना है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं तो याद रखने में मुश्किल रहता है, तो बार बार देखेंगे तो याद तो रहेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर तो आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस करना था हमें, तो वही क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा डी का जो है रेशियो फाइंड करना है फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम और हीलियम मॉलिक्यूल के लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्यूल के लिए, जो बोल रहा है कि विच आर एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जल्दी से यस सर। फाइंड करो। So D Broglie wavelength ना, क्या? D Broglie wavelength. हाँ, डिब्रोई। So 10 to 20 by root 3. Sorry, 2 by root 3. 2/√3 आ रहा है। 2√2 by 2√2/√3 होगा। 4 yes बाई sir. रूट दिया हुआ है। √A/√3 आएगा। हम्म, जैसे हम लोग जानते हैं कि लेमडा क्या होता है, h/√। टेम्परेचर के लिए 3 mkT लिखते थे, गैसेस के लिए बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता था। ठीक है, तो Yes. यहाँ पे So हमें दिख रहा है कि ये जो है λ1/λ2 अगर हम करेंगे तो ये हमें अंडर रूट मिलेगा K3, ये सब तो कांस्टेंट है, M2T2/M1T1। ठीक है, तो हीलियम का मास 4 है, टेम्परेचर 400 दिख रहा है, डिवाइड बाय हाइड्रोजन है तो उसका 2 है, टेम्परेचर 300 दिख रहा है। ये जीरो से क्या है, यहाँ अंडर रूट सॉल्व करके जो भी है 2/√3 हो जाएगा, 16/6। यहाँ पे कुछ गैसेस के लिए दे रखा है हमारा, 2 चार्जेस के लिए दिया है, 2 चार्जेस है ए एंड बी। ठीक है, पूछ रहा है कि इफ ए एंड बी हैव सेम चार्ज। ठीक है, जो भी दो पार्टिकल्स है जिसके पास सेम चार्ज है, देन पूछ रहा है विच वन इज हैवियर। ठीक है, ये ग्राफ है,
इसको देख के ये बताना है कि कौन सा हैवी होगा। बोलो। 6. So B. ठीक है, बी होगा। Yes, so. कैसे? So जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो उससे एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी तो उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए, तो उस केस में से लैम्डा घटता एनर्जी अगर बढ़ेगा तो इसमें बी में पोटेंशियल लैम्डा। बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। यहाँ तो दे रहे हैं। जैसे जो कर्व दे रखा है उसके हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो लेमडा वर्सेस रूट बी दे रखा है। ये लेमडा डी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ही है। तो लेमडा डी अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो? किसी से चार्ज पार्टिकल भी रहता था तो क्या लिखते थे? क्या फॉर्मूला आता था? h by under root 2m qv. 2m क्यूबी। सेम यहाँ पे ये चीज दे रखा है। हाँ। ये कर्व जो है यहाँ पे दिख रहा है कि लेमडा वर्सेस भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि कर्व लेमडा वर्सेस रूट भी दे रखा है और यहाँ पे हमसे मास के बारे में पूछ रहा है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं h बाई अंडर रूट 2m q इंटू 1 बाई रूट अंडर v लिख सकते हैं। Yes, sir. अगर कर्व की बात करें यहाँ से अगर देखें तो जो हमें दिख रहा है ये y इजकल टू mx स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ठीक Yes, है, sir. m जो यहाँ पे m यूज कर लिए हैं, ऐसे लिख लेते हैं। लेमडा डी इजकल टू स्लोप इनटू अंडर रूट v दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो Yes, यहाँ sir. से दोनों को देख के रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं? So यहाँ पे जो नीचे लिखे उससे रूट बी को ऊपर लेके जाएंगे और डिवाइड कर। तो स्लोप दिख रहा है हमें इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m है। Yes, sir. लेकिन उधर तो भी है, बस कैसे देखते हैं। अच्छा, ये 1 बाई वी दे रखा है भाई, ये इनवर्स का रेशियो है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये 1 बाई वी है। तो ये हम भी सोच रहे हैं। ठीक है, 1 बाई वी है, ऐसा ही आएगा। So root v or v? रूट भी। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। स्लोप हमें दिख रहा है, अगर हम स्लोप की बात करें तो 1 बाई रूट m आ जाएगा, दिख रहा है। तो अगर हम लोग देखें दोनों लाइंस का, तो ये स्लोप है और ये दूसरे का स्लोप है, तो मास किसका ज्यादा होगा बताओ? हम्म, एक So एक। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए का जो है ज्यादा होगा बी से। So जो फर्स्ट वाला एक्सप्लेन था वो गलत था। हाँ, तो इनवर्स का रेशियो आता है ना, वो 1 रूट भी कर दिए थे, तो कर्व कैसा हो जाता फिर? ऐसा Yes, sir. हाइपरबोलिक ना आएगा, फिर स्ट्रेट लाइन रहेगा क्या? No. ठीक है,
ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो तो हम लोग कर ही लेंगे, फॉर्मूला पुट करना है और सॉल्व करना है। अब कुछ हम लोग आगे चलते हैं रेडिएशन प्रेशर के लिए। तो उसके लिए कुछ कुछ टर्म्स हैं, इसमें हमें याद रखने होते हैं, तो सब चीजें हम लोग देखते जाते हैं। इसमें भी हमें हर एक स्टेटमेंट के बाद एक फॉर्मूला ही मिलना है, तो उस फॉर्मूले को एक जगह पे लिखना है, सारे फॉर्मूले को, और रट्टा मारना। अभी भी जो भी हम जितना कुछ भी पढ़ेंगे उसमें कम से कम 5 6 7 फॉर्मूले मिलेंगे और सारा एक दूसरे से रिलेटेड होगा, यानी कि एक से हम दूसरे तक पहुंच सकते हैं, दूसरे से पहले तक पहुंच सकते हैं, तो क्वेश्चन इसी में बनता है। ठीक है, क्या कहते हैं, कंसेप्ट, ये सब चीजें इसमें उतने नहीं आते हैं क्वेश्चंस में, बस फॉर्मूला से में घुमा फिरा के कभी ये पूछ रहे हैं कभी वो पूछ रहे हैं, तो सारा जितना भी फॉर्मूला है वो माइंड में सेटअप होना चाहिए कि हाँ भाई ये है, तो ऐसे से हम मूव कर सकते हैं, नहीं कि एक चीज से हम दूसरे चीज तक पहुंच सकते हैं। वो चीज इसमें ध्यान रखना है, सारा कुछ लिंक है, बहुत ही इजी चीज है। जैसे पहला हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बाय सोर्स पर सेकेंड। ठीक है, जो भी कहानी होगा पर सेकेंड का कहानी होगा। ठीक है, यानी कि टाइम अंदर छिपा होगा, ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे है नंबर ऑफ फोटॉन्स बाई सोर्स, कोई भी एक सोर्स है, जैसे सन हो गया या बल्ब हो गया, कहीं भी अगर लाइट जल रहा है, लाइट सोर्स है। जैसे कि अगर हम बोले कि यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है, तो इस बल्ब अगर लाइट जल रहा है तो इससे हमें दिख रहा है कि रेडिएशन निकल रहा होगा। ठीक है, सन ही रहता तो सन अगर जल रहा है तो उससे रेडिएशन निकल रहा है। तो वैसे हम एक सिंपल सा बल्ब को देख रहे हैं, तो इस बल्ब का हम बोल रहे हैं कि इस बल्ब का पावर जो है वो कैपिटल पी है। ठीक है, पावर पी है, तो हम लोग क्या देखेगा कि यहाँ से चारों तरफ, यानी कि स्फेरिकल रीजन में, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो स्फेरिकल रीजन में हमें ऐसा लाइट चारों तरफ निकलते हुए दिखेगा। ये लाइट निकल रहा है, यानी कि इसमें क्या होगा कि फोटोन होगा, तो उसी की नंबर बताना है हमें, कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन, अगर एक फोटोन है तो उसका एनर्जी जो होता है hc/λ होता है। ठीक है, इसे हम ई बोल देते हैं, इक्वल टू hc/λ। ये hc/λ एक फोटोन का एनर्जी है, इसका पावर p है। तो हम लोग ये चीज जानते हैं कि पावर जो होता है वो और कुछ नहीं बल्कि एनर्जी बाई टाइम होता है। तो यहाँ पे हम 1 सेकेंड अगर हम मान लें, टाइम अगर 1 सेकेंड, टाइम इजकल टू हम क्या मान रहे हैं 1 सेकेंड के लिए, तो हम पावर इजकल टू एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर इसका p है, और इससे लेट से कि n जो है ये टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड है, एमिटेड पर सेकेंड, यानी कि सोर्स से जितने भी फोटॉन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड, वो चीज। तो यहाँ से हम ध्यान से देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि पावर जो होगा और कुछ नहीं बल्कि n इंटू ई होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज डेट कि हम बोल सकते हैं कि पावर जो होगा टोटल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम को क्या ले रखे हैं 1 सेकेंड, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि पर सेकेंड की ही हम बात कर रहे हैं। तो पावर इजकल टू हम लिख सकते हैं n इंटू ई। तो यहाँ से हमें मिल रहा है दिस इम्प्लाइज डेट कि n इजकल टू p बाई ई, यानी कि पावर ये hc/λ था, तो हम hc लिख सकते हैं। ये क्या है, तो ये ध्यान रहे कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, और ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि हर सेकंड की बात की जा रही है। तो हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें पूछ दे कि 10 मिनट में कितना निकलेगा, आधे घंटे में कितना निकलेगा, 5 सेकंड में कितना निकलेगा, तो उसमें हमें टाइम से मल्टीपल करना पड़ेगा। खैर, यहाँ पे हम 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं हर जगह, तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी सोर्स है तो उसका कुछ पावर होगा और उससे फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो एक फोटोन का एनर्जी हमें पता है, तो जितने भी लाइट निकल रहे हो फोटोन ही निकल रहे हैं।
तो जितना भी पावर है यानी कि उससे जो भी निकल रहा है वो एनर्जी के बराबर है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम अगर कर दे तो वही उसका पावर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम टाइम को यहाँ बाय डिफॉल्ट 1 सेकेंड मान रहे हैं, तो 1 सेकेंड में हमें दिख रहा है कि इतना नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे होंगे। वो जो फोटॉन्स निकल रहे होंगे, बल्ब है तो रेडियली स्फेरिकली आउटवर्ड की तरफ हमें निकलता हुआ मिलेगा। ठीक है, एक चीज और कि हम ये कंडीशन जो भी अप्लाई कर रहे हैं, ये हम आइसोट्रॉपिक नेचर मान के ही कर रहे हैं। आइसोट्रॉपिक नेचर यानी कि हम यही मान रहे हैं कि जो फोटॉन्स निकल रहे हैं वो हर डायरेक्शन में हर तरीके से सेम, मतलब सेम तरीके से निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार तेज निकल गया, लाइट ज्यादा हुआ फिर कम हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यस सर। अब अगर हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स दिख गए पर सेकेंड, तो हम इंटेंसिटी के बारे में बात कर सकते हैं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है? पावर बाई पावर बाय एरिया। ठीक है, तो इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसे जानते हैं कि ये क्या होता है, पावर अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि ये एक कार्डबोर्ड या स्क्रीन कुछ रखा हुआ है, यहाँ से हम कोई एक लाइट सोर्स टॉर्च जला दिए। ठीक है, तो ये जो लाइट है इसके सरफेस पे ऐसा कुछ ये वाला एरिया पे पड़ रहा है, एरिया हम ए बोल रहे हैं। तो यहाँ से ये सारे जो है इस एरिया पे ऐसा हम बोल रहे हैं कि पड़ रहा है। तो हम अगर इसका बोले कि पावर पी है, ठीक है, पावर पी है, एरिया ए है, तो हम इंटेंसिटी क्या बोलेंगे, पी बाई ए। ठीक है, ये हमारा इंटेंसिटी हो गया। अगर इंटेंसिटी पता हो तो हम लोग पावर भी कहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन कैसा होगा कि ये सन हो गया, इसका रेडियस आर है। ठीक है, इसका पावर पी है। तो बताओ कि यहाँ अर्थ है, यहाँ पे उसका इंटेंसिटी कितना होगा। तो हम पावर बाई एरिया से यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। फिर अगर रेडियस ऑफ अर्थ आर दिया है तो इस सरफेस पे पूछ सकता है कि पावर कितना होगा। चाहे इंटेंसिटी पता हो तो उस एरिया के लिए हम पावर निकाल सकते हैं कि अर्थ सरफेस पे कितना पावर होगा। तो आई इक्वल टू पी बाई ए, उसी चीज को फिर से पावर हम बोल रहे हैं कि कितना पावर अर्थ कंज्यूम करा होगा। तो हम अर्थ का एरिया जो भी सरफेस एरिया ऊपर वाला एरिया पाई आर स्क्वायर लेंगे, इफेक्टिव एरिया उससे मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पे हमें पावर मिल जाएगा कि सन का इतना पावर जो है अर्थ को मिल रहा है। तो परसेंटेज वहां से मिल सकता है। ठीक है, तो सारा सो कुछ। हाँ, सर 2 पाई r² लेंगे, पाई r²। कहाँ पे? यहाँ पे जब हम इंटेंसिटी लिखेंगे तो क्या आएगा, 4/4 पाई आर स्क्वायर आएगा, स्फेयर होगा। तो अगर एक हम साइड ही ला जाएगा ना। हाँ, तो ये तो पावर इंटेंसिटी लिख रहे हैं ना। अब बोल रहे हैं कि ऐसा अगर एरिया सरफेस पे पड़ा तो ये जो इफेक्टिव एरिया है हम ये सर्कुलर एरिया लेते हैं। ठीक है, नहीं कि पूरा एरिया जो लेंगे तो ये हमें दिखता है कि ये वाला एरिया लेते हैं। ठीक है, नहीं कि ओवरऑल मोस्टली जो है हमें सर्कुलर पार्ट बोलेगा या फिर कुछ पार्टिकुलर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली जो है वैसा हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक छत है, छत का डायमेंशन दे देगा कि इस पे बताओ कितना पावर, मतलब एनर्जी पर सेकंड कितना पड़ रहा है, तो हम उसका एरिया यूज करेंगे। अर्थ सरफेस का अगर देगा तो अर्थ सरफेस पे डायरेक्टली हम नहीं कहते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी ही है और अर्थ सरफेस बड़ा है, और अगर स्फीयर माने तो सब पे अलग अलग आता है। तो अर्थ सरफेस का मोस्टली अगर लिया जाता है तो ये एरिया ले लिया जाता है, तो वही सर्कुलर मान के हम बोल देते हैं कि उतना लगभग होगा। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में हमें डायमेंशंस दिए रहेंगे। क्लियर है? ठीक है, यस तो सर। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन
एरिया होगा, पावर निकालना हो तो I इंटू ए कर सकते हैं। इसके बाद एक टर्म डिफाइन है फोटोन फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? number of rays crossing the given area. ठीक है, तो यहाँ पे रेज नहीं कहेंगे, फोटोन है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात करेंगे कि कितना फोटोन किसी गिवन एरिया को पास कर रहा है, तो हमें बताएगा फोटोन फ्लक्स। तो 5pH लिख देते हैं इससे, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। किसी एरिया को कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स पास कर रहा है वो चीज ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बता सकते हो कितना होगा 5? n बाई एरिया। जैसे कि अगर हम एक लाइट सोर्स लिए हैं तो इससे जो हम बोल रहे हैं, तो ये चारों तरफ स्फेरिकल अगर हम सरफेस मान लें, ये रेडियस हम r अगर मान लें, तो इस स्फेरिकल सरफेस से कितना जा रहा होगा? एरिया ही लिखेंगे। n क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड अपॉन एरिया, यानी कि हम बोल सकते हैं n बाई एरिया। अगर ऐसा सरफेस दिया हो तो 4πr² यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई स्फेरिकल सरफेस है, तो यहाँ के लिए अगर हम लिखेंगे 5pH तो बोल सकते हैं n बाई 4πr²। n का वैल्यू क्या था? P बोलो। lambda by h. p लैम्डा बाई hc, यही था, ठीक है। अब यहाँ दिख रहा है p बाई a जो है I है, तो इसे I लैम्डा बाई hc कह सकते हैं, ठीक है। तो फोटोन फ्लक्स जो है ये फॉर्मूला आता है इसका, n बाई a। फ्लक्स निकालते समय तो सर फ्लक्स निकालते समय तो हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई करते थे ना, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई डॉट ए किए थे। तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को यहाँ पे देख रहे थे। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी कि एकदम हमें फोटॉन्स एक पार्टिकल की तरह है, तो पार्टिकल वो उस एरिया से कितना क्रॉस कर रहा है तो उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मली पर सेकंड, पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो होता है उस चीज को बोलते हैं, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं इसे, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन अ नॉर्मल सरफेस पर सेकंड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये चीज डिफाइंड है यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। वहाँ लाइंस के टर्म में हम लोग देखते थे तो वहां आता था ये, यहाँ पे नंबर है तो बोलते हैं जो फोटोन फ्लक्स है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन नॉर्मल सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया फ्लक्स का। इसीलिए बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर हमें एक तो क्या है वो चीज पता होना चाहिए, दूसरा एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसा लिंक्ड चल रहा है, तो एक फॉर्मूला ही लास्ट तक चलते जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि सारा सारा से फॉर्मूला याद होने चाहिए, मतलब लिंक होना चाहिए मन में कि एक याद है तो हम सब लिख लें, ठीक है। क्वेश्चन में रहेगा, कभी पावर दिया रहेगा, कभी जो चीज दिया रहेगा उसका इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद है फोटोन डेंसिटी। फोटोन डेंसिटी क्या समझ में आ रहा है इससे? किसी पार्टिकुलर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है उसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा ये, यस सर। ठीक है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका एरिया के क्या? टाइम, हाँ, एरिया के नंबर ऑफ टोटल सकते हैं। हाँ, तो जैसे एक एग्जांपल लेके ही, जैसे कि ऐसा हमारे पास एक लाइट सोर्स है,
इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए सर यहाँ पे हमने एक लाइट सोर्स लिया है, यानी कि टॉर्च है, इसका पावर पी है, कुछ जल रहा है ये सारे लाइट्स। अगर हम यहाँ पे एक एरिया कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो इस एरिया से 1 सेकंड में देखेंगे कि इतने पास किया होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, c होगा। यस सर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय photons इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कि अगर हम खड़े होके देखें तो इतना जो इसमें फ्लक्स है वही इस एरिया को क्रॉस किया था जो 1 सेकेंड में, वही इधर होगा। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि 1 सेकेंड में इसके थ्रू जो फ्लक्स हुआ, यानी कि हम यहाँ से पाई ph अगर लिखना चाहें तो बोल सकते हैं ये कि n/a होगा। ठीक है, अब n/a इतना फ्लक्स पास किया है, तो टोटल नंबर ऑफ इस कितना पास किया होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं। दिस इंप्लाइज टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, फोटॉन्स क्रॉसिंग एरिया ए 1 सेकेंड कितना होगा बताओ, a इंटू 5ph यही होगा। अगर फ्लक्स यस है, सर। फ्लक्स की टर्म में इतना होगा, इतने नंबर ऑफ जो है पास करे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्मॉल n नहीं यूज करो, कैपिटल N। ठीक, कितना नंबर है वो हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं तो अलग ही हो गया। तो 5 जो है टोटल नंबर ऑफ जितने भी पास किए हैं उतना। ठीक है, पावर था तो पावर के टर्म में हम n लिखे थे, तो उसी से हम यूज कर सकते हैं यहाँ भी। तो n हम फाइंड करेंगे तो a इंटू पी एच, यानी कि अगर फ्लक्स दिया हो तो फ्लक्स के टर्म में फाइंड कर लेंगे, जैसे भी फाइंड करना है। ठीक है, इसे हम आई लैम्डा वो सब चीजें हम यूज कर सकते हैं यहाँ भी। तो हमें डेंसिटी पता करना है। डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन एरिया वॉल्यूम। वॉल्यूम। हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये हमें क्या मिलेगा, ए रो पी एच डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू सी, ए कट यस गया, सर। ये हमें क्या मिल रहा है 5 जो फोटोन का था डिवाइडेड बाई सी। तो डेंसिटी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 फोटोन बाई सी। 5 का वैल्यू कितना आया था, बोलो। सर किस पी लैम्डा बाई सी। अभी जो हम लोग देखे थे ना पावर के टर्म में, पी लैम्डा बाई सी। इंटेंसिटी के सम में आई लैम्डा बाई एच सी कर सकते हैं। यस सर। इंटेंसिटी के टर्म में तो आई लैम्डा बाई एच सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पावर के टर्म में भी लिख सकते थे, तो मोस्टली इंटेंसिटी के टर्म में ही हम लिखेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हो सकता है कि हम सोर्स से कुछ दूरी पे फाइंड कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए वहां पे कितना इंटेंसिटी है वो मायने रखता है। सोर्स का पावर क्या था वो तो अपने जगह पे था, जैसे जैसे वो दूर जाएगा इंटेंसिटी के हिसाब से एरिया पे पावर घटता है। ठीक है, इसलिए हम इंटेंसिटी के टर्म में ज्यादा रहता है, अगर दिया रहे पावर के टर्म में तो हम रिलेट करके फाइंड कर सकते हैं। इतना बात में किसी को दिक्कत, नो सर। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। सर ये अगर टाइम टी फाइंड द पे दिया नंबर, रहता तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। तो ये जो है हमें दिख रहा है क्या कि 1 सेकेंड के लिए हम लोग सब चीज फाइंड कर रहे हैं, गिवन वॉल्यूम में भी 1 सेकेंड के लिए ही होता। तो डेंसिटी में तो हमें ऐसा कुछ नहीं देगा कि टाइम डिपेंडेंट कुछ बताओ।
ठीक है, क्योंकि लगभग हम लोग सब आइसोट्रॉपिक ही समझ रहे हैं तो डेंसिटी से नहीं रहेगा। लेकिन अगर फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो फ्लक्स टाइम पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है, यानी कितने देर में क्या होगा। यहाँ पे तो हमें फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना, एक पार्टिकुलर वॉल्यूम में कितने फोटॉन्स हैं। अगर बार बार उसमें फोटॉन्स आते जा रहे हैं तो बढ़ेगा घटेगा, टाइम डिपेंडेंट होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे जनरली अगर एक बल्ब जला के छोड़ दिए तो लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, फोटॉन्स जा रहे हैं, तो उस पार्टिकुलर रीजन में जो डेंसिटी होगा लगभग हर समय कांस्टेंट ही मानते हैं, क्योंकि हम लोग आइसोट्रॉपिक नेचर मान के ही कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। हो गया? यस सर। Yes. photons emitted per second by 25 watt source of light, ठीक है। लेमडा जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम में। पावर दे रखा है, लेमडा दे रखा है, फाइंड करने बोल रहा है। So 7.5 into 10 to the power 19. 2.066 आ रहा है ना? See energy. हाँ, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई e, ठीक है ना, कि 25/2.066 अप्रोक्सीमेटली 12 के आसपास आएगा। कितना आ रहा है? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, सॉरी। Yes. So मैं जैसे हम 7.5 to 10 to the 19. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे तो कितना आ रहा है? 7.5 समथिंग दिया हुआ है, 46 इंटू 10⁻19। Yes. ठीक है, इतना बचाएगा। इसी से बोलते कि 5 मिनट में या फिर 10 मिनट में कितना निकलेगा, तो बता सकते थे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, टाइम से मल्टीपल कर Times देते। multiply. ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि 5 सेकेंड में बताओ, तो 5 सेकेंड के लिए, यानी कि अगर हम बोलते हैं कि 5 सेकेंड में बताओ, तो उसके लिए n हम लोग क्या लिखते हैं, n इंटू 5 सेकेंड्स, ठीक है, नहीं 5 टाइम हो जाता। 10 घंटे में कितना निकला, तो 10 घंटे से मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। Yes. So थोड़ा ऊपर कीजिए ना. Yes. क्वेश्चन है, एक लैंप है, यानी कि बल्ब ही हम मान रहे हैं, 100 वाट है, यहाँ से लाइट रेडिएट हो रहा है, वेवलेंथ जो दे रखा है ये 5890 एंगस्ट्रॉम, 6000 ही करो, ठीक है। बोल रहा है पहला, एट व्हाट रेट photons are emitted, second, at what distance from lamp
average flux is 1 photon per centimeter square second. Third, at what distance average density is 1 photon per centimeter cube. Fourth, what are photon flux and photon density at distance 2 मीटर. ठीक है, ये 4 चीजें. सिर्फ ये बता दो क्या क्या करना है, कैलकुलेशन तो बाद में करते रहना. पहला में क्या करेंगे पहले में बताओ. n फाइंड करेंगे. हाँ, तो n इक्वल टू p बाई e होगा. ठीक है, यस सर. यानी कि 100 बाई e को हम लिख सकते हैं 12400 into 1.6 into 10⁻19. और ये लेमडा नीचे था उसे हम ऊपर लिख दे रहे हैं. यही आएगा. यस सर. ये चीज सॉल्व करके जो भी आए. ठीक है, सेकंड में क्या करेंगे. सो उसमें पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद एरिया से डिवाइड कर देंगे. At what distance from lamp average flux is इतना. एवरेज फ्लक्स 1 फोटोन फ्लक्स निकालना है कितने डिस्टेंस पे. तो सेंटीमीटर स्क्वायर में. फ्लक्स क्या था. आई लैम्डा बाई एच सी था. ये था ना. यस अब सर. फ्लक्स दे एरिया को रखा है. इक्वेट कर सकते हैं ना, ई क्या? लैम्डा बाई एच सी पाई से. हाँ, तो वही चीज है कि जैसे यहाँ पे अगर सोर्स है, इस जगह पे इंटेंसिटी आई है, तो इस जगह पे इंटेंसिटी क्या होगा, पावर अपॉन एरिया होगा. यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इंटेंसिटी का वैल्यू. ठीक है, एच सी बाई लेमडा ये एनर्जी ही है, तो जो ऊपर फाइंड करे होगा ये इंटेंसिटी का वैल्यू मिलेगा. हमें ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा. तो यहाँ से हम इंटेंसिटी मिल गया, पावर हमें पता है, तो इंटेंसिटी होता है P बाई एरिया. तो हम इसे किससे इक्वेट कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से हमें R क्या मिल जाएगा, 4 पाई नहीं, P बाई 4 पाई इंटू आई का अंडर रूट, ये मिलेगा. यस सर. ठीक है, तो इससे उसका फाइंड कर यूनिट लेंगे क्या हम. होगा. अब इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में सॉल्व करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. मीटर में ही रखना, क्योंकि एनर्जी है तो जूल में यूज करे होंगे, तो ऐसा यूनिट ही है. ठीक है, यस सर. इसके बाद क्या फाइंड करना था, एट व्हाट डिस्टेंस एवरेज डेंसिटी. डेंसिटी जो है फिर से वैसा ही काम. यस सर. सिर्फ डेंसिटी क्या वॉल्यूम आया है. था बोल. हाँ, तो डेंसिटी क्या आया था हमारा, 5 5 ph बाई सी. अपॉन सी. यानी कि यही था आई लेमडा बाई एच सी स्क्वायर. सारा कैलकुलेशन ऊपर वाले जैसा ही रहेगा. आई Yes, इक्वल sir. टू रो इंटू एच सी स्क्वायर बाई लेमडा. एच सी बाई लेमडा पहले से फाइंड करे होंगे, सी को बाद में मल्टीपल कर देंगे. तो कैलकुलेशन ऐसे देखना आसान करने के लिए ये सब है. तो फिर से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आई पता चल ही गया है, पावर नहीं है, 4 पाई आई. क्लियर है. ठीक है, लेकिन इसका आई जो है
पहले वाले से अलग होगा, ये बात ध्यान रखना है। डिस्टेंस अलग होगा तो इंटेंसिटी भी अलग होगा। थर्ड में बोल रहा है कि हमें ये चीज फाइंड करना है, डिस्टेंस दे रखा है, नहीं किसी का उल्टा प्रोसेस चले जाएंगे, फोर्थ वाला हो जाएगा। क्लियर है? यस हेलो बाबा। हाँ अभी क्लास हाँ बता देना भी नहीं देख लो। अच्छा बोलेगा तुमसे बाद में बता जैसे ना हुआ। हेलो यस सर। ठीक है, फोर्थ वाला हो जाएगा। सो थोड़ा तो क्वेश्चन के पास कैलकुलेशन है, ठीक है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन है रहेगा। ये हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड ही रहते हैं इसमें, इसलिए कैलकुलेशन से डरना नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत ये है कि स्मार्टली अगर वर्क करोगे, जैसे एक बार एच सी बाई लेमडा फाइंड कर लियो तो उस चीज को बार बार हम आगे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं क्योंकि बार बार वो चीज आ रहा है। तो वो सारे ट्रिक्स जो हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही ज्यादा हमें पता चलेगा कि हाँ भाई हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बार बार एक ही चीज हम क्यों करें। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, तो खुद से क्वेश्चन इन सब पे करना जरूर। ये नहीं कि फॉर्मूला याद है तो हम छोड़ दें, छोड़ने से क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, सॉल्व करने का मन नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगा। हो गया इतना? यस ठीक है, तो ये सारे था इस चीज पे, यानी कि हम लोगों ने अभी देखा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकाल सकते हैं, फोटॉन फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी और डेंसिटी के बारे में बात। नेक्स्ट है अब हमारा रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, पहले भी शायद रेडिएशन प्रेशर से क्वेश्चन एचसी वर्मा में किसी और चैप्टर में भी दिया था, जो बोले थे कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। हाँ वैसे ही कुछ में था, वेब से रिलेटेड में था। ठीक है, तो वही चीज है कि हम रेडिएशन प्रेशर की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि हमारे पास सरफेस है, ठीक है, लेट से कि ये हमारा सरफेस है और इस पे ऐसा लाइट रेडिएट कर रहा है, तो अगर लाइट इस पे पड़ रहा है कोई सा भी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पड़ रहा है, यानी कि हमें दिख रहा है कि इस पे ऐसे फोटॉन्स जो है इस पे गिर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सरफेस पे फोटॉन्स जो हैं, इस सरफेस पे ऐसा अगर ये एरिया में लाइट पड़ रहा है तो उस सरफेस पे फोटॉन्स बार बार जाके टकरा रहे हैं। तो फोटॉन्स अगर जाके टकरा रहा है तो ऐसा ही सिचुएशन होगा। ध्यान से अगर देखें कि हम यहाँ पे एक वाल है, ठीक है, हम यहाँ से अगर पानी का फुहारा मारते हैं, ठीक है, वाटर है, तो ये वाटर जाके इस पे टकराता है, तो वाटर टकराता है तो हम बोलते हैं ना कि भाई वाटर उस पे फोर्स लगा रहा है। या फिर वाटर को हटा दो, सिर्फ एक बॉल को ही कंसिडर करो, इसे अगर हम किसी स्पीड से फेंकते हैं, यहाँ जाता है, इस पे टकराता है, तो टकराता है तो इसे टकरा के फिर इधर चला जाता है। तो जब भी टक्कर हुआ तो उस समय पे ये जो बॉल है उस सरफेस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, और फोर्स पर यूनिट एरिया की बात कर देंगे तो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही सिचुएशन यहाँ भी है कि जो फोटॉन्स है अगर हम पार्टिकल समझें तो इस सरफेस पे आके टकरा रहे हैं, सरफेस पे आके टकरा रहे हैं यानी कि सरफेस पे वो फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वो होगा हमारा रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम रेडिएशन प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या चीज है, पहले फोर्स फाइंड कर लेंगे, एरिया गिवन होगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वो हमारा रेडिएशन प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, सो
पार्टिकल नेचर से कर रहा तो पार्टिकल नेचर से ही ना हम इसको बोल रहे हैं कि एक एक पार्टिकल आके टकरा रहा है तो उस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, जैसे पानी तुम दीवार पे मारते हो तो पानी के जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जाके लड़ते हैं, तो यस उससे सर। फोर्स लग रहा होता है। एयर ही है, हम एयर का अगर हम बहुत तेज मान लेते हो हम, और उससे अगर हम हवा देते हैं या फिर पंखा के नीचे पेज रखते हो तो पेज पे प्रेशर लगता है ना। तो यस वैसा सर। ही यहाँ पे लाइट भी अगर किसी सरफेस पे पड़ रहा है तो उस पे प्रेशर लगा रहा होगा, तो उसी प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो एक चीज यहाँ पे है कि अगर हम इस केस में जो वाटर वाला केस या बॉल वाला केस ले रहे हैं, इस केस में अगर हमें पूछा जाता है कि सरफेस जो है ये इस टाइम पे जब कोलाइड किया होगा तो ये फोर्स कितना लगाया होगा, तो हम कैसे पता करते हैं? बोलो। चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फोर्स क्या यूज करते हैं हम? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है ना, कि पर यूनिट टाइम के हिसाब से हम देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है। अगर टाइम दिया होता तो डेल्टा एम भी लिखते हैं और डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हैं कि भाई इतने सेकंड तक कांटेक्ट में रहा। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं पर सेकंड की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे फोर्स में जो भी होगा वो डेल्टा पी बाई 1 सेकेंड ही यूज करते हैं। तो वही चीज हम लोग यूज करके यहाँ भी हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा एक सिचुएशन ले रहे हैं कि ये हमारा सोर्स हो गया। ठीक है, इसका पावर P है, ये इधर जा रहा है और यहाँ पे किसी सरफेस से टकरा रहा है। ठीक है, इस सरफेस पे हम मान लेते हैं कि इस पे जिसका एरिया जो है ए एरिया है, इस एरिया से ये लाइट जो है जाके इस पे टकरा रहा है। ठीक है, तो अब ये हो सकता है कि ये हमारा लाइट कैसा है। लाइट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो सरफेस अगर हम बना रहे हैं तो ये सरफेस हमारा कैसा है। ठीक है, ये उस चीज पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर ये जो सरफेस है ब्लैक बॉडी हुआ तो क्या सारा का सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा? यस सर। ठीक है, बाकी अगर कोई बॉडी रहता है तो कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग रहा तो सारा का सारा एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि ये चीज हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ब्लैक बॉडी है। ठीक है, ब्लैक बॉडी है, यानी कि हम बोलेंगे कि एब्जॉर्ब्स ऑल लाइट। ऑल लाइट कहने का मतलब क्या है कि फोटॉन्स, सारे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। पावर P है। ठीक है, वेवलेंथ जो निकल रहा है उसका अगर हम लेमडा मान रहे हैं कि फोटॉन्स का वेवलेंथ जो है लेमडा है, तो हम एनर्जी यही बोलेंगे hc बाय लेमडा। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम क्या बोलेंगे, तो p लेमडा बाई hc। ठीक है, इतने यस नंबर सर। ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं। अगर हमें निकालना है फॉर वन फोटोन अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो हमको यहाँ से पता है कि एक फोटोन का जो मोमेंटम है, मोमेंटम इसे स्मॉल p से लिख रहे हैं, ये भी एक p आया, एक प्रेशर भी p आएगा। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसमें कि एक तो पावर p पहले से है, यहाँ मोमेंटम p आया, प्रेशर भी p आएगा। तो यहाँ पे हम मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, h बाई लेमडा। यस सर। एक फोटोन का मोमेंटम इतना है, ब्लैक बॉडी है, पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम कितना होगा? एच बाय लेमडा। डेल्टा पी हम बोल दे रहे हैं, ये कितना होगा, एच बाई लेमडा ही होगा फॉर वन यस। फोटोन है। एक ही फोटोन के लिए ये बात ध्यान रखना है। तो टोटल फोटॉन्स निकले इतना एक सेकंड में, तो एक सेकंड में इतना एब्जॉर्ब भी हुआ होगा। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं फॉर n नंबर ऑफ फोटॉन्स n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए
डेल्टा पी पर सेकेंड कितना हो जाएगा, एन एच बाई H by लेमडा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो तो, एन जो है पी लेमडा बाई एच, लेमडा बाई लेमडा कट जाएगा, पी बाई सी बचेगा, दिख रहा है, एच सी इंटू एच बाई लेमडा कट गया, पी बाई सी। तो ये पर सेकेंड ही है, यानी कि ये हमें क्या दिख रहा है, डीपी बाई डी ही दिख रहा है। ठीक है, यानी कि yes दिस sir. इंप्लाइज कि फोर्स जो है ये कितना है, पी बाई सी। फोर्स इतना तो प्रेशर कितना, तो चूंकि रेडिएशन का है इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। ये कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है P बाई ए इंटू सी। पावर अपॉन एरिया क्या होता है, इंटेंसिटी होता है, तो हमें प्रेशर कितना दिख रहा है, I बाई सी। तो फोर्स जो अगर निकालना हो तो P बाई सी, एंड प्रेशर, तो प्रेशर के लिए हम क्या यूज कर लें, पूरा ही लिखते हैं I बाई सी। क्लियर है, Yes sir. ठीक है। तो ये चीज है, लिंक्ड है, यानी कि पूरा याद रहना चाहिए, सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं भी हमें गड़बड़ी नहीं हो। ये तो था ब्लैक बॉडी के लिए। अगर हम मान लेते हैं कि इफ सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता तो क्या होता, बोलो। जैसे कि मिरर है, So change in momentum डबल हो जाता. ठीक है, जैसे कि अगर हम ऐसे सरफेस मानते, ठीक है, तो सरफेस मानते परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि अगर ये लाइट इस पे आके पड़ा तो ये फिर क्या होगा, ऊपर रिफ्लेक्ट भी होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फोटोन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। Yes sir. ठीक है, अब इधर जा रहा था, मान लेते हैं एमबी से, इधर आने लगा एमबी से, तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग क्या लिखते हैं, -2 MB। मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ 2 MB ये यूज करते हैं, Yes अगर sir. कोई भी बॉल है ऐसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज दैट कि चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, यानी कि डीपी बाई डी का ही बात कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, कितना आया था, So 2p by c. 2p/c हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से बोल Yes. सकते हैं कि इस केस में जो फोर्स होगा वो 2p/c होगा। यानी कि अगर हम प्रेशर की बात करें इस केस में, तो प्रेशर जो हो जाएगा वो फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि 2I/c हो जाएगा। यानी कि इस केस में जो फोर्स लग रहा होगा डबल, प्रेशर भी क्या लग रहा होगा, फर्स्ट केस से डबल। इतना में किसी को दिक्कत, सर अगर इसमें किसी एंगल कोएफिशिएंट से ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा? आते हैं उस पे भी। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे पार्टिकल नहीं है कि यहाँ पे देगा, ठीक है, यहाँ पे देगा हमें एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। यानी कि इफ सरफेस हैव रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, रेडिएशन में देखे थे हम लोग कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बताता है कि कितना परसेंट रिफ्लेक्ट करेगा, ये 0.7 है। 0.7 है, हम एक लिए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है कि AR से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, हम 0.3। लोग ने, ठीक है, A1 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट।
तो यहाँ से अगर ये है तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ए जो हो जाएगा 0.3, यानी कि लाइट का जो है 0.7% रिफ्लेक्ट हो रहा है और 0.3 जो है उतना एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें जो मोमेंटम चेंज दिखेगा, जितना एब्जॉर्ब हुआ है उतने के लिए क्या दिखेगा, P/C, yes और जितना रिफ्लेक्ट हुआ है उसके लिए डबल हो जाएगा, हो जाएगा। yes तो sir. डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, समझ में आएगा। फोर्स क्या हो जाएगा इस केस में, 0.7 रिफ्लेक्ट हो रहा है 2P/C, यानी कि जितना रिफ्लेक्शन का था उसका 0.7% लग रहा होगा और 0.3 इंटू P/C लगेगा, ठीक है। यानी कि टोटल फोर्स जो लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, इतना लग रहा होगा। तो ये हमें कितना दिख रहा है, 1.7 P/C, ठीक है। तो प्रेशर इसी के हिसाब से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से इन जनरल हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो होगा यहाँ पे 2 इंटू AR/P/C होगा प्लस AA/P/C होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं P/C इंटू 2 टाइम्स A रिफ्लेक्टिंग प्लस A एब्जॉर्बिंग, ठीक है। फर्स्ट केस में था कि ब्लैक बॉडी था तो AR उसके लिए 0 होता है तो P/C आया था। मिरर जैसे कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बोल रहे हैं तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट 0 था तो उसके लिए 2P/C आया था, उस समय AR क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है इतना? yes बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये था रेडिएशन प्रेशर अगर हम लोग देख रहे हैं किसी भी सरफेस का। अब जैसे एक तो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सर अगर किसी एंगल पे अगर लाइट आ रहा है सरफेस पे तो फाइंड करो क्या होगा। ठीक है, ये हमारा टॉर्च हो गया, ऐसा लाइट जा रहा है, ठीक है। टकराएगा तो इधर की तरफ फिर जाएगा, yes ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका पावर P दे रखा है, तो फाइंड करो। मतलब क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये थ्योरी की तरह ही याद रखो, है तो क्वेश्चन नहीं। मेन है हमको क्या है कि फोर्स फाइंड करना। लेट से कि ये एंगल अगर थीटा पे इंक्लाइंड हो तो ये भी एंगल थीटा ही मिलेगा, ये भी एंगल थीटा ही होगा, yes ठीक है। तो कोई से भी थीटा के टर्म में फाइंड करो। सर पावर कुछ नहीं दिया हुआ पावर P है ना, सर 2P/C cos थीटा 2P/C cos थीटा। दिख रहा है कि अगर हम डेल्टा P लिखते हैं, यानी कि अगर मोमेंटम की बात करें तो इधर गया फिर इधर गया, ठीक है। डेल्टा P 1 सेकेंड के लिए हम डेल्टा P डायरेक्ट कर रहे हैं, डेल्टा P हमें ऐसा ही मिलेगा, इधर से जाके मोमेंटम उधर हो रहा है तो P का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, P sin थीटा आएगा और इधर की तरफ आएगा P cos थीटा, यही आएगा, yes sir दिख रहा है। तो अगर हम डेल्टा P लिखते हैं परफेक्टली, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने माना है तो हम क्या लिखेंगे,
जो y डायरेक्शन में है यानी कि पैरेलल टू सरफेस है उसमें कोई चेंज आ रहा है क्या? ऐसा सिचुएशन हो जा रहा है कि पार्टिकल का मोमेंटम इधर ही है p, ठीक है, ये थीटा है तो इधर की तरफ p cos थीटा और ऊपर p sin थीटा, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ आएगा p cos थीटा और इधर की तरफ p sin थीटा। तो हमें दिख रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो दोनों डिफरेंस 0 हो जा रहा है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो है जाते वक्त इधर की तरफ है और आते वक्त तो अल्टा आ रहा है, तो डेल्टा पी हमें 2p cos ऑफ थीटा दिखेगा, ठीक है। यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2p/c cos ऑफ थीटा। तो फोर्स जो है ये पर सेकेंड की ही बात की जा रही है, तो फोर्स हम लोग इसे लिख सकते हैं 2p/c cos ऑफ थीटा। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 2i/c cos ऑफ थीटा। क्लियर है? अगर यहाँ पे सरफेस का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट एंड रिफ्लेक्टिंग कोएफिशिएंट दिया हुआ रहता तो क्या हम ऐसे ही उसको भी ऊपर वाले फॉर्मूला पे लगा सकते थे? बोलो। यस सर। ठीक है, हो जाएगा। यस सो जो फोर्स हमेशा इंस्टेंटेनियस पूछा जाता है, हाँ, तो जो फोर्स है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस पूछा जाता है या फिर किसी इंटरवल के लिए पूछा जाता है? यहाँ पे फोर्स के इंस्टेंटेनियस इंटरवल से क्या लेना देना है, हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो। रेडिएशन पड़ रहा है एक पर सेकेंड के लिए, ऐसा मान जा रहा है, मान लेते हैं पावर है, तो जो फोर्स आ रहा है टाइम तो खत्म ही हो जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं पूछ सकता 10 सेकंड में कितना फोर्स लगा टोटल? हाँ, सर 10 सेकंड में टोटल कितना फोर्स लगा? 10 सेकेंड में कैसे कहोगे कितना फोर्स लगा? मान लेते हैं कि तुम ही लाइन में खड़े हो, आके कोई चाटा मार रहा है, 10 लोग आके चाटा मार रहे हैं, तो कितना फोर्स बताओगे? बोलो, हर कोई मान लेते हैं 10 न्यूटन लगा है, तो कितना फोर्स लगा कैसे कहेंगे? 100 न्यूटन थोड़े बोल देंगे। बात समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे कोई भी धक्का ही दे रहा है, कुछ भी है, एक आदमी आया धक्का दिया, वैसे होता तो मान लेते हैं कार स्टार्ट करना है तो बारी बारी से 10 लोग धक्का देंगे तो चालू हो जाएगा? नहीं होगा। यस सर। ठीक है, एक ही बार 10 लोग जब जाके धक्का देंगे तभी वो स्टार्ट होगा, तो वैसा ही सिचुएशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ही है, ठीक है, थ्योरी की तरह भी याद रख सकते हो। मान लेते हैं कि हमारा लाइट सोर्स है, यानी कि लाइट इधर बहुत सारा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना प्रेशर लग रहा होगा, कैसे बताएंगे? इसका रेडियस मान लो कि r है, फाइंड प्रेशर ऑन सरफेस, ठीक है। पर ब्लैक बॉडी ही मान लेते हैं, ठीक है, ब्लैक बॉडी है, जो भी लाइट पड़ रहा है इस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इफेक्टिव एरिया इफेक्टिव एरिया लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि जो भी इस रीजन में जो लाइट जा रहा है, यानी कि इस एरिया में जो लाइट जा रहा है वही इस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी वही इस पे पड़ रहा है, यानी कि ये जो है इसका क्या हुआ, इफेक्टिव एरिया हुआ, ठीक है। यानी कि यस जहां जहां हमें एरिया यूज करना होगा वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यही चीज, ठीक है। तो एक चीज और कि जो एरिया यूज करना होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, बोलो? आया सर।
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी आई सरफेस पे पड़ रहा है तो फोर्स हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर आई बाई, प्रेशर जो होगा आई बाई सी होगा। यस। ठीक है, सो पी गिवन। क्या मतलब पी के टर्म में यहाँ से इस जगह पे इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं ना, जितना दूरी दिया होगा तो यस सर। पी इंटू एरिया करके वहां का इंटेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। हो सकता है कि सरफेस ऐसा हो, ठीक है, अलग अलग तरीके का सरफेस, इधर से लाइट आ रहा है तो हम ये वाला एरिया ले लेंगे। ठीक है, बाकी एच सी वर्मा में रीड प्रूफ फॉर दिस। ठीक है, इसके लिए प्रूफ दे रखा है, मतलब पूरा सॉल्व करके एरिया का डायरेक्शन ये सब ले करके वो प्रूफ देखना है। ठीक है, एक बार पता होना चाहिए कि हाँ भाई हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हो जाएगा। एच सी वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल में दे दिया हुआ है तो उसे कर लेना है। उसे देखने के बाद ये क्वेश्चन होमवर्क है, ट्राई करना है। आंसर तो पता ही है कि भाई इफेक्टिव एरिया लेना होता है, शॉर्ट ट्रिक में हम लोग वही चीज यूज करेंगे, लेकिन एक्चुअल मेथड भी सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एक बार देख लेना है। ऐसा लाइट जो है इस पे पड़ रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी, जब इंटेंसिटी जो है आई दे रखा है, इसका रेडियस जो है वो आर है और ये हाइट जो है एच है, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, फाइंड फोर्स exerted this surface। ठीक है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग समझ के करना है। ठीक है, तो पहले उसको देखना और इसे करना है। ये भी शायद दिया हुआ है कि नहीं, ये ध्यान नहीं है। सो तो इसको भी प्रूफ देखना पड़ेगा। ऊपर वाले का प्रूफ देखना है और इसे सॉल्व करना है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है आंसर। सो इफेक्टिव एरिया से। हाँ, आंसर जो आएगा फोर्स इक्वल टू 2 आई आर स्क्वायर बाई सी आएगा। यस। ठीक है, दिख रहा है आंसर, इफेक्टिव एरिया लेंगे तो यही आना चाहिए। यस सर। ठीक है, एक बार करके देख लेना। क्या करना होगा, तो यहाँ पे एक रिंग कहीं से भी इधर से या इधर से डिस्टेंस लेके एक बना लेंगे, उस पे जो पड़ रहा होगा वैसा। तो एक बार ऊपर वाले के लिए प्रूफ देख लेना है और फिर इसे सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा। यस सर। ठीक, ठीक है, तो तो इसमें लगभग वेरिएशन हम भी लोग आता का है क्या? क्या इसमें वेरिएशन वेरिएशन भी आ नहीं, जाता है? नहीं ज्यादा कुछ नहीं आता है, बस अलग अलग तरह के क्वेश्चन सरफेसेस अलग अलग देकर हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एच सी वर्मा पूरा कंप्लीट कर लेना है। और बुकलेट में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो पोर्शन था वो शायद दे ही दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स। सर रेडिएशन बोले थे आप? हाँ, रेडिएशन। क्या रेडिएशन, नहीं समझे। सो इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद? हाँ, वही एटॉमिक फिजिक्स, यानी कि बोर मॉडल क्या होता है, रदरफोर्ड मॉडल, ये सब चीज देखेंगे। और फिर हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम था वो सब चीज देखेंगे। एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, बामा सीरीज, पास्कल सीरीज जो भी था, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। यानी कि जो केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, सब कुछ वही होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा हमको तो नहीं लगता है कि एटॉमिक फिजिक्स में ज्यादा है, एक्स्ट्रा कुछ है। ठीक है, वही सारी चीजें हम लोग को उसमें पढ़ना है। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा है एक्सरेज, वो चीज एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद है, एटॉमिक फिजिक्स के बाद, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, कैसे प्रोड्यूस होगा वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, यस तो सर। एटॉमिक फिजिक्स और एक्सरेज कुल मिला के 3-4 लेक्चर उसमें भी लगेगा।
और वो हो जाएगा तो उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स में भी 4-5 लेक्चर, 8-10 लेक्चर में हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक सर है हम फिर। लोग क्लास फिर कब लेगा? तुम लोग का शायद मैग्नेटिज्म वाला लगा हुआ है ना इस वीक, ग्रीन कलर से होगा रूटीन में, तो सिंगल लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीक से शायद ऑफलाइन ही होना है। सब पहुंच गए हो क्या बोकारो? काल में ही रहते हैं। बाकी लोग बाहर कोई नहीं है? तब तो ठीक ही है। ठीक है, तो उसके बाद आएंगे तो फिर मैग्नेटिज्म और ईएमआई का भी क्लास अलग से लगता रहेगा। तो उसको इस वीक 2 ही है, नेक्स्ट वीक से 3, शायद 3 या 4 कर लेंगे। ठीक है, 4 शायद, तो ठीक ही है। ठीक है फिर। ठीक है। Thank you, थैंक sir. यू सर। थैंक यू।